जो ग्रेट पेरेंटिंग होती है मैम, क्या इसके पीछे कोई ऐसा साइंस है कि पेरेंटिंग जो होती है ना, वो बच्चों के लिए नहीं होती। पेरेंटिंग इज जस्ट अबाउट पेरेंट। 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, हाँ। परमिसिव पेरेंटिंग एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। देखिए कई बार बच्चे मोमोज ज्यादा जल्दी aggressive हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है। एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक अमेगडाला पार्ट होता है जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। होता है कि जो वर्किंग उनकी हम एक मदर गिल्ट हो जाता है कि मैं बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पा रही। जैसे मम्मा को ये लगता है कि मैं इसके लिए सब कुछ करूं। अगर तुम अच्छी माँ साबित होगी, अपने सुख की अपने लिए सोचना बंद कर, क्योंकि माँ आपके बारे में सोच ही नहीं सकती। अगर मस्ती करे तो फोन पकड़ा देते पेरेंट्स, खाना नहीं खा रहे तो फोन में कार्टून देखते हुए खिला रहे हैं। ये जो हाई पिक्चर्स के ग्राफिक्स होते हैं ना, ये इसके आई पे, ब्रेन पे कितना बुरा असर डाल रहे हैं। अंदर अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंगर इश्यूज आएंगे, नेगेटिव जाएगा। क्लियर गाइडलाइंस आपकी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। वेलकम टू द अमित शर्मा पॉडकास्ट। हमारे इस पॉडकास्ट में हम हर बार अलग अलग पर्सनैलिटी से आपका इंटरेक्शन कराते हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप इतना ज़्यादा इस पॉडकास्ट को लाइक कर रहे हैं। और आज हमने सोचा कि हम एक ऐसे गेस्ट को अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करें जो चाइल्ड बिहेवियर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। बच्चे सबके घर में होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर को समझना, उनके पैटर्न को समझना कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसी एक्सपर्ट की, जो हमें बताए कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत, किस तरह की फिजिकल के साथ-साथ मेंटल ग्रोथ में हम उनका साथ दे सकते हैं, उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं, कई बार ये थोड़े से कच्चे भी होते हैं, लेकिन बच्चे कैसे अच्छे हों, इस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और हमारी जो आज की गेस्ट है वो सालों से इस फील्ड में काम कर रही है। एक तरह से पूरा कमांड उनका इस फील्ड में आ चुका है और हर तरह के पैटर्न को इन्होंने स्टडी किया है, बहुत लंबा इनका एक्सपीरियंस है। तो हम वेलकम करेंगे हमारी आज की गेस्ट मिसेस पल्लवी मिश्रा का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय। तो मैम के थोड़ा सा और मैं अगर ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मैम फाउंडर है, प्रिंसिपल है वंडर किड्स एकेडमी की, सर्टिफाइड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर है और 10 सालों से ज़्यादा का इनका जो एक्सपीरियंस है वो हो चुका है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में इनकी एक्सपर्टीज़ है। हज़ारों बच्चों की मेंटर रह चुकी है मैम और उनकी लर्निंग जर्नी को आसान बनाने में अपने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैरेंटिंग पर सेशंस और वर्कशॉप्स कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर दी है और हमने भी काफ़ी सारे सेशंस के अटेंड किए हैं। और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और कमिटेड रहती हैं बच्चों के ब्राइट फ्यूचर को शेप देने के लिए। लेकिन मिसेस पल्लवी मिश्रा जी, जैसे कि बच्चों पे हम अगर बात करें, तो आपकी लाइफ में वो कौन-सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे इनके लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है किसी बच्चे के मन को समझ पाना? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं अपनी जर्नी जो है 2014 पे मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया। जी। स्टार्टिंग से मतलब जैसे किसी का ड्रीम होता है ना कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना था, मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पता नहीं था। लिटरली आई एम सेइंग कि ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी। बट जब मेरी डॉटर आई मेरी लाइफ में और जब मैंने उसके साथ डील किया, तो सीरियसली वो फेज़ मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल था और मुझे लगता था कि मैं इसे बहुत अच्छे वे पे सिखा सकती हूँ। उसके साथ वर्क करना, उसको डील करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसे अपना प्रोफेशन बना सकती। देन आई वाज़ डिसाइड कि ना ये हम स्कूल ओपन करते हैं और फिर हमने दीनदयाल उपाध्याय नगर वाली ब्रांच की ओपनिंग की जी। और उस पे फिर 4 बच्चों से मैंने कोई स्कूल की शुरुआत की थी और आज हमारे 2 ब्रांच हैं वाटर किड्स अकेडमी के। राइट। दीनदयाल में मेन ब्रांच है आपकी। यस, और सेकंड है हमारा लक्ष्मी नगर पचमेड़ा का। तो मैम जो वंडर किड्स एकेडमी है, तो ये प्ले ग्रुप के तौर पर हम इसे देख सकते हैं या प्रॉपर एक और स्कूल के फ्री स्कूल के हैं? अच्छा। और एक जो हम कह सकते हैं कि जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर मॉरल वैल्यूज बच्चों को सिखाई जाती है, उस दिशा में भी अब आप कर रहे हैं। या डेफिनेटली बिकॉज़ बच्चों का जो करिकुलम है, सिलेबस है, ये पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट नहीं है ना। सारी डेवलपमेंट इससे से नहीं हो सकती। इसमें मॉरल वैल्यूज़, रियल एटिकेट्स क्या होते हैं, आप क्यों इम्पोर्टेंट हो, आपके क्या एफर्ट्स हैं लाइफ में, एज़ अ लाइफ गोल आपके क्या होने चाहिए इन अर्ली एज, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बच्चों को बताना। तो एबीसीडी पढ़ाना इज़ ओके, वो हर स्कूल में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, आप किसी भी स्कूल की बात, क्योंकि वहाँ पे
अल्फाबेट, नंबर काउंटिंग, हिंदी वो सब पढ़ेंगे। बट यहाँ जो चीज़ हो रही है दैट इज़ यस सर। और अगर हम बात करें बच्चे जब पहला कदम घर से बाहर रखते हैं 2 से ढाई साल की बहुत टेंडर एज उनकी होती है और उस समय उनका जो ब्रेन है वो डेवलप पूरा होता है। तो मैम चूँकि आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है साइकोलॉजिकल बिहेवियर में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनका जो ब्रेन होता है ख़ास करके 2 साल के बच्चों का, वो किस तरह से डेवलप होता है और इस दौरान जो कि पेरेंट्स होते हैं उन्हें किन बातों पर फ़ोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन। एक्चुअल में हम बच्चे के ब्रेन को थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं। जी। जब बच्चे हमारे न्यू बॉर्न जब पहले जन्म लेते हैं, आफ्टर द बर्थ बच्चों के अंदर यहाँ पे ब्रेन में हमारे न्यूरल कनेक्शन होता है। एडल्ट आपके अंदर भी होगा, जब बच्चा बर्थ लेता है तब भी होता है। वो बर्थ लेते हैं ना, उस टाइम पे उनके अंदर 7 to 8 न्यूरल कनेक्शंस के साथ में बर्थ लेता है बच्चा। देन बच्चों का जब न्यूरल कनेक्शन जैसे उनकी एज ग्रो होते जाती है, वो आगे बढ़ते जाता है और इतनी मल्टीप्लिकेशंस में ग्रो होता है कि टिल एज ऑफ 2 हम एडल्ट से ज्यादा उनके अंदर न्यूरल कनेक्शंस डेवलप ऑलरेडी हो चुके होते हैं। मतलब आस्ते और मेरे पे जितने न्यूरल कनेक्शन अभी नहीं होंगे, वो 2 ईयर के बच्चे पे उतने होंगे। इसलिए इनका सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेट होता है किस पीरियड पे। जी। हम आपको पता होगा हमारे पास 2 माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारी 90% एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फ्यूचर के लिए। जी, जी। ये बहुत एक्टिव रहता है, बहुत जल्दी इजी अडेप्ट करता है किसी भी चीज़ों को लेकर के। तो बच्चे जो हमने सबकॉन्शियस माइंड से ना कोई सराउंडिंग्स जो भी चीज़ें वो देखते हैं उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। सराउंडिंग्स में उनकी फैमिली सबसे पहले आती है, उनकी सोसाइटी आती है और उसके बाद जो स्कूल्स पे उन्होंने एडमिशन कर पाया है डायरेक्ट वो स्कूल्स पे आता है। हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं बच्चों का ब्रेन इज जस्ट लाइक स्पॉन्ज। जैसे स्पॉन्ज में अगर आपने एक सिंगल ड्रॉप भी डाला है चीज़ तो वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है ना। बच्चा भी जस्ट लाइक विदाउट एनी फिल्टर वो सारी चीज़ों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल टाइम पे बच्चों को करेक्ट चीज़ों के साथ में बड़ा करना। बिकॉज 0 to 7 years आपको पता है 90% ब्रेन का डेवलप हो जाता है। 7 साल के बाद हमारे पास 10% ब्रेन के डॉक्टर को इनके ही काम बचे हैं। तो ये वाली जो फेज होती है 0 to 7 की बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल टाइम होता है पेरेंट्स के लिए। 0 टू 7 में हम देखते हैं कि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है और अगर डाँट दो तो रोने लगते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है मैम कि उन्हें हैंडल कैसे करें? तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? अभी जी बहुत सुंदर सवाल है ये, इसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। बट मैं एक चीज अपने ऑडियंस को जरूर देना चाहूंगी कि पेरेंटिंग जो होती है ना वो बच्चों के लिए नहीं होती। पेरेंटिंग इज जस्ट अबाउट पेरेंट, वो हमारे लिए होता है। तो हम जो यहाँ पे आज बात करेंगे या मैं कभी भी बात करती हूँ, मुझे बच्चे को करेक्ट नहीं कर, बच्चा वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे उसे इस एज पे करना चाहिए। जी, बस हमें वो चीजें समझनी है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहा है। लाइक अगर हम कहीं जा रहे हैं, बच्चा एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक चॉकलेट के लिए वो इतने ज्यादा टैंकर्स थ्रो करता है और पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि ये क्यों कर रहा है। क्योंकि बच्चों के साथ में ये होता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए अटैच हो जाते हैं। अब इससे डिटैच होने के लिए उनके लिए लगता है कि ये तो छोटा सा चीज है जो मेरे के लिए क्यों रो रहा है। तक जैसे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, एक छोटा चॉकलेट ना मिलना भी उनके लिए बिग बिग प्रॉब्लम। उनको लग रहा है कि नहीं है क्योंकि उनकी दुनिया अपनी में ही। हम इसका साइंटिफिक रीजन देती हूँ। एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर एक अमेगडाला पार्ट होता है जो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टू द एज ऑफ 2 year अमेगडाला में सारे इमोशंस तो आ चुके होते हैं ब्रेक के सही। जी। लेकिन हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो होता है हमारा इमोशन का रेगुलेट, जो उसे रेगुलेट करता है। इसका इसका डेवलपिंग बहुत लेस डेवलप एज पे होता है ये। अब ये स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द एज टू टिल 25। अब क्या हो रहा है बच्चे के साथ में, आप बच्चों की प्रॉब्लम को समझिएगा कि वो टारक्रम्स क्यों कर रहा है। अगर हम इसको समझ गए ना तो ये वाली प्रॉब्लम आसानी से पेरेंट्स डील कर लेंगे और वो जब टैंट्रम करेगा ना तो खुद पैनिक नहीं। जी, जी।
बच्चे के ब्रेन में इमोशंस तो आ गए हैं कि उसे जिद करना है, उसे डर लग रहा है, उसे हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन वो उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि रेगुलेटर जो है उसका वो मिसिंग है। इसीलिए उनके पास वर्ड्स नहीं होते, वो समझ नहीं पाता है कि मुझे फील क्या हो रहा है, इसलिए वो टैंट्रम्स थ्रो कर दे। सो माय डियर पेरेंट्स, कि जब भी बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करे तो आप समझ जाइए कि वो कुछ फीलिंग्स फेस कर रहा है। उसको समझना है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस होते हैं इसके। मैं साइकोलॉजिकल तो अगर रीजंस की बात करें तो वो क्या हो सकती है और करेक्ट कैसे कर सकते हैं इस चीज? करेक्ट का मैं आगे आपको बता रही हूँ। रीजंस मैंने बता दिया, जो हमारे ब्रेन का सर्टिफाइड रीजन है कि की वजह से टैंट्रम्स आ रहा है। लेकिन वहां पे यही करना है, पेरेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि आप एक काम कूल एंड कंसिस्टेंट पेरेंट की तरह बिहेव करें। जी। जब बच्चा टैंट्रम करता है तो क्या करते हैं? ए बिल्कुल नहीं करना है और डांट और डांट देते हैं, चुप करो, ये तुम्हारा हमेशा का है, हमेशा का है। अच्छा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही है, ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं। अगर हम डांट देंगे तो वो वहीं पे ही उसका ब्रेन शट डाउन हो जाता है। यहाँ पे पेरेंट को ये होना चाहिए, मैं ज्यादातर माँ को इसलिए नहीं कहती क्योंकि बच्चा माँ से ज्यादा कनेक्टेड रहता है इन दिस पीरियड ऑल्सो। बट 50-50 इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फादर एंड मदर। फादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। मदर का ये है कि सबसे पहले तो मदर को रेगुलेट होना बहुत जरूरी है, एक डिसिप्लिन में आना जरूरी है, और उनको पहले जानना चाहिए कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या क्या है जिसमें मैं ज्यादा पैनिक होती है। बच्चा अ, तेज आवाज कर रहा है तो ये नहीं कि आप उससे कंपटीशन करके आप भी तेज आवाज में बात करने लगते हैं। पहले समझिए, काम से रखिए, एम्फसाइज कीजिए, पेशेंस रखिए, सुनिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। बच्चा जब आ रहा है तो उसमें अगेन टैंट्रम्स आ गए ये कहने के बजाय ओ माय लिटिल बेबी, वो फिर से आ रहा, उसे लीजिए, पास पे भी बताइए, ओके ठीक है। जब आप उसे कंसोल करते हैं, धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, उसको पहले रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, 50% प्रॉब्लम्स वहीं शॉर्ट आउट हो जाए। जो बच्चे जब टैंट्रम में हो जाते हैं, जिद करने लग जाते हैं, बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं ना, आप उस पर उसको पास ही लेके आइए, अपना अग्रेशन दिखाना है, आप लेके आइए, ठीक है मैं समझ रही हूँ आपको गुस्सा आ रहा है, ओके ठीक है। आप उसमें कुछ कुछ टिप्स ये सकते हैं, ठीक है बेटा, ये नहीं करने की वजह कि तुमको गुस्सा नहीं करना है, ओके आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको गुस्सा आ रहा है। जी। ना स्टार्ट ब्रीदिंग, बच्चे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी से सिखाइए। जो 2 ईयर का बच्चा है वो इजीली ये कर सकता है कि जब भी आपको ब्रीदिंग आ रही है, 5 ईयर का बच्चा आप काउंटिंग कीजिए। हम भी कहते हैं ना कि हमें जो गुस्सा आता है तो उनको बैकवर्ड काउंटिंग्स करनी चाहिए, उनको भी काउंटिंग सिखाइए 1 2 3 4, उसके बाद रिलैक्स कीजिए, उनको समझिए और उनको एम्पथाइज कीजिए कि एक्चुअल में क्या है, और आप उनको बेहतर तरीके से, जैसे बच्चों की वर्डिंग्स आ जाती है, अगर सेंटेंस मेकिंग हो गई है तो उनको आप ये बता सकते हो कि आप टैंट्रम्स थ्रो करने की बजाय आप उनको वो अपने वर्डिंग्स के, कि मुझे इससे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स के थ्रू आउट आगे बढ़ाते जाइए। मेरा हमेशा से ये कहना है कि बच्चों को उतना ही आएगा जितना हम एज पेरेंट उसको सिखाएंगे। डील करना उनको आना चाहिए, और ये हम ही उनको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स गुस्सा ना करें, पेशेंटली सुने बच्चों की और अंडरस्टैंड करें कि व्हाट द सिचुएशन इज अबाउट, मतलब किस वजह से उसे वो सारी चीज़ें, और कंसल्ट करने से वाकई हमें लगता है कि बहुत हद तक बच्चों का जो टेम्पर है वो थोड़ा-सा शांत हो जाएगा, वो थोड़े से डाउन हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर और आती है, मैं जो इमोशनल डिसबैलेंस कुछ बच्चों में होता है, और अभी के बच्चे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, अभी की जो जनरेशन है, तो क्या मानती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक की फ्यूचर के लिए हो सकता है? एब्सोल्युटली। क्योंकि अ, हमारे बच्चे का सोशल बिहेवियर जो रिस्पॉन्सिबल होता है आगे इनके फ्यूचर के है। तो सबसे पहले ये है कि बच्चा क्यों सोशल लिखता है, चीज को क्या हम एक्सपोजर दे रहे हैं वैसा। आज के टाइम पे क्योंकि बिजी स्केड्यूल्स जो चल रहे हैं, उसके बेसिस पे बच्चा भी घर पे रहता है। न्यूक्लियर फैमिलीज का अभी ज्यादा ट्रेंड है, इन कैपिटल ऑल्सो, कि मम्मा पापा और सिंगल बच्चा, वो ज़्यादा पर्सन्स को देख ही नहीं रहा है, वो बात ही नहीं कर रहा है, तो वो कैसा करेगा? सो यहाँ पे पेरेंट का ये है कि उसको ऑप्शंस दे, एक्सप्लोर करने का मौका दे, ठीक है? इसमें रूटीन आप डिसाइड कर सकते हैं कि डेली आपको आउटडोर का प्ले करना है, प्ले टाइम करना है,
हम बाहर जाएँगे, हम फ्रेंड्स के साथ प्ले करेंगे, उनके साथ फ्रेंडशिप्स करेंगे। आपके घर पे जो हाउस होल्ड वर्कर्स भी आते हैं ना, कई पेरेंट का रहता है नहीं-नहीं वो क्यों बात करेगा? क्यों बात नहीं करेगा? आपके जो वर्कर्स हैं, जो दीदी आती हैं जो हेल्प करने के लिए, जिनके साथ आप बात करने बोलिए, कल दीदी आप नहीं आए थे, गार्बेज बैग लेने के लिए आते हैं जो, उनसे आप बात करवाइए। मतलब उनको छोटे-छोटे अपॉर्च्युनिटीज़ दीजिए, जिसमें उनको मौका मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे भी बातें कीजिए। बहुत से घर पे यही होता है कि मदर एंड फादर दे बोथ आर द वर्किंग, और उस टाइम उसके कारण ना वो टाइम लैकिंग होती है उनके पास। और वो बात आपस में भी बच्चों के साथ उतनी ज़्यादा नहीं करते, और उस टाइम पे सबसे गलत चीज़ आती है वो होती है स्क्रीन। स्क्रीन वहाँ पे अटैक करता है क्योंकि हम बिज़ी। जा रहा है मैम कि जैसे जो बच्चे हैं, अगर वो घर पे को बस ना हल्ला करे, मस्ती करे तो फ़ोन पकड़ा देते हैं पेरेंट्स। खाना नहीं खा रहे तो फ़ोन में कार्टून देखते हुए खिला रहे हैं। तो ये भी एक पैटर्न हो गया है। एब्सोल्युटली। आपको मैं एक मज़ेदार बात बताती हूँ, बच्चे हमसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको पता होता है, आप हमेशा देखेंगे जब गेस्ट आते हैं ना, कभी वो फ़ोन की ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे मम्मा को रिलैक्स चाहिए, पापा को रिलैक्स चाहिए। तो फ़ोन पूछे थे। राइट, हाँ, तो फ़ोन उस टाइम पे मम्मा, 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 पापा, 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 और देन पेरेंट उनको दे देते हैं, एक चबकिए, हाँ, एक चाव। ये हम क्या करते हैं, हमने छोटे टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, उस टाइप का शॉर्ट पीरियड का जो प्रॉब्लम है, उसको हटाने के लिए हमने एक लॉन्ग पीरियड का प्रॉब्लम अपना आने वाले फ्यूचर के लिए इनवाइट कर दिया। स्क्रीन एडिक्शन कहाँ से हुआ? हमने ही तो दिया। बिल्कुल। लेक्चर तो नहीं जानता था। आपने मतलब पहले आदत लगाई और फिर उसके बाद हम उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि ये चीज़ हम कैसी होंगी, अब बच्चा फ़ोन नहीं छोड़ता। अभी एक परेशानी ये भी आ गई है। फ़ोन ही नहीं ड्रॉप करना चाहते हैं बच्चे। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि पेरेंट का बच्चे का तो अटैचमेंट हो गया उससे। लेकिन कहीं न कहीं पेरेंट्स का भी कम्फर्ट ज़ोन वहीं से आ रहा है कि मुझे थोड़े टाइम के लिए अगर शांति से काम करना है, फादर को काम करना है, मदर को कुछ करना है, तो फ़ोन आप करवा दीजिए। ये आपको शॉर्ट टाइम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं मालूम उससे वो कितना स्टिमुलेट हो रहा है। उसके ब्रेन पे ये जो हाई पिक्चर्स के ग्राफिक्स होते हैं ना, ये इसके आई पे, ब्रेन पे कितना बुरा असर डाल रहे हैं आपको नहीं मालूम है। किस तरीके से आगे आपके बच्चे एडिक्टेड हो जाएँगे, इसके कारण इनके अंदर अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंगर इश्यूज़ आएँगे, नेगेटिव जाएगा, बच्चा सोशल नहीं होगा। सोशल ना होने का मेन कारण ये भी है कि क्योंकि बच्चों को देखिए, बच्चों के ब्रेन पे, या हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो हमारे ब्रेन पे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो डोपामाइन होता है। अब वो फ़ोन देख रहा है, उससे उसको डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, उसे बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको लग रहा है ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, मैं इसमें ही हैप्पी। आप उसे क्रॉस कीजिए क्योंकि फिज़िकल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। एक आउटडोर प्ले हमने कितनी मतलब मस्तियाँ की होगी धूल में, पेड़ में, पिशाच का बहुत से नहीं कर पाते, ठीक है, अभी का समय भी वैसा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को वैसा मौका पेरेंट्स खुद दे। और ये सारी चीज़ें ना बहुत बड़ी चीज़ नहीं, अगर हम एक रूटीन सेट करेगा अपने घर पे एक रूल्स के साथ कि बच्चे को इतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, इतना टाइम आउटडोर होना चाहिए, इस टाइम पे घर पे हमको वन टाइम मील का होना चाहिए, हम ये सारे जो रूटीन से ऐसे फॉलो करते जाए ना, जी। तो ये होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये कोई बड़ी डील नहीं। बिल्कुल। ये चीज़ आपने सही कही कि हर जो प्रॉब्लम है, पहले हमको उसका रूट कॉज़ जानना चाहिए कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बेटे की जर्नी की अगर हम बात करें ना, तो बहुत खूबसूरत एहसास होता है माँ-बाप बनने का। लेकिन इस एहसास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कितना पॉज़िटिव इसमें रहा जाए, तो उसके लिए किस तरह के हम स्टेप्स ले सकते हैं? क्योंकि अभी जैसा कि आपने कहा कि मदर-फादर दोनों वर्किंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जॉब का लोड है, बच्चों में कहीं न कहीं वो जो एक चिड़चिड़ापन है, वो तनाव है, वो ना चाहते हुए निकल जाता है। तो ऐसे में कैसे इसे मैनेज करना चाहिए? बैलेंस्ड योर डे, आप बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। मदर, मम्मा, पापा, फैमिली के जो अदर मेंबर्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी के हिसाब से अपना डे प्लान करें। आपका मॉर्निंग कैसा होगा ये आप सुनिश्चित कीजिए। आपका रात कैसा होगा ये आप सारी के। आपके घर पे पैकेट फूड्स जो आ रहे हैं वो आपने ही कमीशन दिया, इस वजह से ही आ रहे हैं, राइट? सो सबसे पहले ये है कि मम्मा एंड पापा का सेम पिच में सेम चीज़ों पे अग्री होना और सेम चीज़ों पे डिसएग्री होना। बहुत सारे घर पे ये होता है कि मम्मा किसी चीज़ के लिए मना करे, पापा
परमिशन दे देते, पापा मना कर रहे हैं, मम्मा परमिशन दे, हाँ, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी न किसी का बच्चे तो एक बच्चा वहाँ जाता है अप्रोच कर दे। अप्रोच करने आ जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसके ब्रेन पे ना क्लियर इस डायरेक्शन से नहीं जा पाते हैं कि मुझे एक्चुअल में ये कर रहा है। वो मन करता है, पापा के पास जाता है तो ये कर लेता है, मन करता है मम्मा के पास जाता है तो ये कर लेता है। लेकिन ये करेगा क्या? कैसे करेगा? तो इसके लिए ये है कि आप अपने घर का एक पर्टिकुलर रूल बनाइए, जिसमें एक टाइम होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ टाइम, कि चीज पे मैं फोकस करती, क्वांटिटी ऑफ टाइम की जरूरत नहीं है बच्चों। 24 आवर्स के रोजान में नहीं है, वो 24 घंटा आपको नहीं छापता। आपको क्वालिटी टाइम आप दे रहे, आपका रूटीन, मॉर्निंग रूटीन डिसाइड हो। उसके बाद जैसे ही बच्चा वहाँ स्कूल से आने के बाद वो क्या-क्या कर रहा है वो आपकी डिसाइडेड हो। अगर आपका एब्सेंट है वहाँ पे तो आ रही, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो आप डिसाइड कर लें। आपके प्रेजेंस में क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कर सकते हो। इवनिंग के बाद आपका मेन टाइम शूट है, नो एक्स। कोशिश कीजिए कि आफ्टर 6 और 7 ओ क्लॉक जी। मेरा जो टाइम है, मेरी जितना दिन का मेरा जितना हरी है, जो भी वर्क है, मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। देन आफ्टर 6 और 7 ओ क्लॉक एज़ पर योर चॉइस, कि वो आपका और आपके फैमिली का टाइम है। जी। इसको बहुत सिंपल कैसे कर सकते हैं? आफ्टर 7 ओ क्लॉक आप घर आते हो, उसके बाद जो बच्चे का आउटडोर प्लेन है वो कंप्लीट हो जाता है, मम्मा-पापा हम साथ में हैं और साथ में उस टाइम पे बच्चे के साथ में जस्ट प्ले कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस टाइप का घर का एक नॉर्मल बहुत, जहाँ पे वो एंटी मोबाइल ज़ोन होना चाहिए। वहाँ पे किसी मोबाइल का या टीवी स्क्रीन कोई से ये बातें रहिए। आपको अपने रिलेटिव से बात करना है, कुछ करना है, ये पूरा दिन है आपका। उस टाइम पे आप, आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर के बड़े, बस एक फैमिली, स्वीट फैमिली का जो टाइम होता है ना, वो टाइम एक्सपेक्ट कीजिए। देन आफ्टर आप अपना डिनर 8 टू 8:30 के बिटवीन आप कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद आ जाता है आपका एक हाइजीन टाइम, कि आपको शावर लेना है, ड्रेस चेंज करनी है, वो सारी चीज़ें कर ली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि रात को सोने के पहले जी कनेक्टिंग टाइम। आपको पता है ये 3 मैजिकल टाइम होते हैं बच्चों के पूरे दिन के, जिसमें आप बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये एक लाइन मैं हमेशा कहती हूँ, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। क्या हुआ? करेक्शन के पहले आप कनेक्शन बिता लो। कनेक्शन कैसे होगा? आप देर पर टोक 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 करोगे तो कनेक्शन होगा क्या? नो, ये होगा एग्जैक्टली, वो दूर होते जाएगा। ये होता है जब आप उनके साथ उनको समझते। ये 3 टाइम्स कौन से होते हैं? मॉर्निंग, जब बच्चा जागता है, उस टाइम पे आप खड़े रूम में बैठ से तो बच्चों को नहीं, उठो उठो उठो, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं करना है। आप पहले उसे जाके आपका जो जो वर्क है आप रात में कंप्लीट कर लीजिए, आराम से लीजिए, उसको प्यार कीजिए, साइड पे रखिए और उसे ठीक है, ओके बेटा चलो जाओ, मॉर्निंग हो गया, हम वॉशरूम जाते हैं। धीरे धीरे कंसोल करते रहे, फिर वो धीरे से उस पेज से बाहर आता है। उसके बाद फिर स्कूल चला गया, रूटीन लिया। जब वो स्कूल से वापस आ गए, सही पे क्या हुआ, कैसा हुआ, आज टेस्ट दिया था, आज कंपटीशन था, कैसे किया आपने, आज कौन सा मैथ्स, ये सब हमको पूरे ईयर करना है। मत कीजिए ये सारी चीजें, बस प्यार लुटाइए उस पे कि हाँ मेरा बच्चा, सो मिस यू सो मच बेटा, मैंने कितना मिस किया। आज आपने खाया, टिफिन फिनिश कर लिया, गुड बॉय, गुड गर्ल, आप साथ में लीजिए और वैसी बातों को बोलिए जो उसको सुन के अच्छा लगा। देन हमारा रात का टाइम आता है, जब सोने के पहले, कि रात में जब सोने के पहले हमारा जो ब्रेन होता है बच्चे का, खास करके बच्चों का ब्रेन फिर किस मोड में चला जाता है? थीटा मोड। थीटा मोड, थीटा मोड इज जस्ट सिमिलर टू हिप्नोटाइज मोड। मतलब हम हिप्नोटाइज होने के पहले ना हमारा ब्रेन सेम वेरी मोड पे रहता है। सो उस टाइम पे आप बच्चों को जो बता रहे हो, जो कह रहे, वो उनकी ब्रेन पे रजिस्टर्ड होता है और हाँ, बहुत ट्रांसफर होगा और सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत जल्दी उसका असर दिखता है। सेकेंड डे आप देखें, वो बच्चे को सिखाना चाहते हैं, वो बच्चे का कुछ ना कुछ पार्ट वो सीख चुका होगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है रात में अफर्मेशन करना, बहुत इम्पोर्टेंट। पॉजिटिव अफर्मेशंस सब करें, ये नहीं कि बेटा बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। अगर मतलब अफर्मेशंस हमको करने हैं तो ये नहीं कि आपको कहना है, फिर इसको भी साथ में फील करके कर रहा है, यस आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट। इस तरीके की जो लैंग्वेजेस है, पॉजिटिव अफर्मेशन, एनर्जेटिक, जिसको बैरल फील करी,
क्योंकि बच्चे हमारे वाइब्रेशन को ना मैच कर गए, और जैसे हमारी वाइब्रेशन उनके साथ मैच होने लगती है ना, तो वो भी हमारे साथ वो फील कर पाते हैं, और अगर हमको उनके अंदर करना है तो उनको खुद एक्सेप्ट करा जाइए। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप रात में कीजिए। दिन भर में जो भी उसने गलत किया, लाइक अगर उसने टैंट्रम्स थ्रो किया, किसी बच्चे को उसने डांट दिया, मार दिया, कुछ भी चीजें किया, आप उसको बताइए, बेटा ये गलत है ना, ये मम्मा ने तो नहीं सिखाया ना आपको, आप तो ऐसे बच्चे नहीं हो ना, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, उसे पेन हुआ होगा ना। ओ, ओके मैम, बच्चे समझते ही रहे, ठीक है, मैं ना नहीं कर, मैं नहीं कर, वो समझते हैं। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आके एक बार बताने के बाद बच्चा कर लेगा, समझेगा, उसके ब्रेन पे रजिस्टर होगा, लेकिन आपको पता है दैट देयर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का वो बहुत लेस डेवलपमेंट में है, इससे मिस्टेक भी होगी। इसलिए ये पेरेंट्स आपको मिनिमम 30 अटेम्प्ट्स एक चीजों की करनी चाहिए। और कामली करना होता है, और एकदम चिढ़ जाए, गुस्सा हो जाए कि बच्चा कर ही नहीं रहा है वैसा। क्या पल्लवी मैम को बोले, मैम आपने तो बताया था रिक्की को कर नहीं। तो वन टाइप में एक्सेप्ट नहीं होती हैं चीजें, हमें कितनी चीजों को भूल जाते हैं अक्सर की, तो वो प्रैक्टिसेस बार बार होती जाएगी तो वो आता है। बिल्कुल, और कहा भी गया कि रूम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, सो गुड थिंग्स टेक टाइम। अगर आप उसे समझा रहे हैं तो हो सकता है कुछ बार आपको और अटेम्प्ट करना पड़े, तब वो आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। जो ग्रेट पेरेंटिंग होती है मैम, क्या इसके पीछे कोई ऐसा वन ऑफ टाइम में कोई रॉकेट साइंस है कि ये ऐसे हो जाएगी, या कुछ स्टेप्स इसमें हमें लेने पड़ते हैं? इसके लिए एक अपना लाइन मैं बता रही हूँ आपको, जैसे पेरेंटिंग जो है ना, ये जर्नी है, पेरेंटिंग हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, और ये बहुत ब्यूटीफुल है अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज करते हैं। और एक चीज मैं बताती हूँ, परफेक्ट पेरेंटिंग जैसा कुछ भी नहीं, अच्छा। कोई नहीं है परफेक्ट। जी, जी। कहीं ना कुछ लैकिंग होती ही है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, ये 5 पॉइंट्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया, रैंडम रील्स आप स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ पे आ गया कुछ और हमने देख लिया कि 5 पॉइंट्स मैंने कर लिया, देन आई विल बी अ परफेक्ट पेरेंट। नहीं होता है। एवरी डे आपके चैलेंजेस आते रहेंगे, आपने आज समझाया, आज कंसोल किया, आज अप्रोबेशन किया, कल सेकंड टैंकल्स आएगा, सेकंड प्रॉब्लम्स आएगी, वो डे बाय डे आते जाएगा। ये चीज पेरेंट को समझना चाहिए दैट योर चाइल्ड इज ग्रोइंग सिमिलरली, आप भी तो उनके साथ ग्रो कर रहे हो एज अ पेरेंट्स। बच्चा बड़ा हो रहा है, जो नए नए माता पिता बनते हैं, वो भी तो उन्हीं के साथ वैसे ही बड़े हो रहे हैं, वो भी तो पहले से मम्मा पापा नहीं थे ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली अगर हम कहें तो थियोरेटिकली जो हमने साइकोलॉजी में पढ़ा हुआ है, उसपे 4 टाइप्स के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। अच्छा। मैं ब्रीफ करती हूँ। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जी। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, हाँ। परमिसिव पेरेंटिंग एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। अब इसमें सबसे बेस्ट पेरेंटिंग मैं बताती हूँ, उसको थोड़ा सा प्लीज कर जाइए। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में बैलेंस रहता है, वो उतना ही प्रेम देंगे, उतना प्यार करेंगे, और उतने रिस्ट्रिक्शंस भी उसके साथ है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो रहेगा ना, उसमें प्यार कम रहेगा, सपोर्ट कम रहेगा, इनके ऊपर आदेश ज्यादा रहेगा। कमाल ज़्यादा वो देख। साथी, तू ये करो, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन, कह दिया मतलब कह दिया। हाँ, अब होती है निग्लेक्टफुल पैरेंटिंग। जी। किसी भी चीज के लिए उतना ध्यान नहीं देना, बातें नहीं समझना, निग्लेक्ट करते जाना, बच्चों को उतना महत्व या तवज्जो नहीं देना। परमिसिव पैरेंटिंग, ये बड़े जॉली बॉडी पैथीज होता है। मतलब ठीक है, नहीं मान रहा है ये दे दो, नहीं कर रहा है वो दे दो, घूमने जाने की जिद कर रहा है कर दो। परमिसिव, क्योंकि इनकी फिर बाउंड्रीज क्रिएट नहीं हो सकती। इसके लिए सबसे बेस्ट पैरेंटिंग किसे माना गया है? थ्योरेटिकली प्ले, अथॉरिटेटिव पैरेंटिंग, जिसमें हर चीज एक बैलेंस में होती है, जिसमें प्यार भी उतना ही बैलेंस में होता है, आपके रूल्स भी उसी बैलेंस पे होते हैं। उसके लिए बच्चा, पेरेंट्स बच्चे के लिए उसी तरीके से खर्च लेते हैं जहाँ पे उसका सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चा उसी भी सपोर्ट की जरूरत है कि मुझे समझे। बिल्कुल। ये तो आपकी सही बात है, क्योंकि बच्चा अगर समझेगा कि पेरेंट्स उसके लिए है और वो उसके लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं, तभी वो एक कदम आगे बढ़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना पेरेंट्स से बात करने में डरते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो गई, अगर उन्हें कोई चीज़ जिज्ञासा है जानने की, तो कई बार वो थोड़ा-सा कट ऑफ महसूस करते हैं कि मैं मम्मी को बोलूँ, पापा को बोलूँ, या फिर दोनों को ही नहीं बोलूँ। तो बच्चों का जो एक विश्वास है वो पेरेंट्स में आए कि मैं ऐसे कोई भी चीज़ शेयर कर सकता हूँ, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी। तो इसके लिए पेरेंट्स को कितनी ज़िम्मेदारी से अपना दायित्व निभाना चाहिए?
एग्ज़ैक्टली, क्योंकि अभी के टाइम पे जब मैं अभी का फ़ेज़ जो हम बच्चों के साथ जी रहे हैं, जी अभी 0 टू 7 ईयर का हम फर्स्ट फ़ेज़ ले रहे हैं। इस टाइम पे आपको बच्चों के साथ जितना कनेक्शन आप बिल्ड करोगे ना, उतना वो आपसे कनेक्टेड रहेगा अपनी सारी बातें। जी, वहीं पे आप उनको बार-बार करेक्ट कर रहे हो, बार-बार लाउड वॉइस में बोल रहे हो, खुद चिड़चिड़ हो, तो नहीं होगा। हर चीज़ें ना आपस में इंटरकनेक्ट है। जी, क्या होता है कि पैरेंट खुद को ही नहीं मालूम है कि मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, क्या चीज़ में मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे टाइम बैलेंस कैसे करना है, वहाँ पे सारा फ्रस्ट्रेशन घुस निकल जाता है बच्चे के। ये जो 4 पड़ाव हैं, वो पैरेंट क्रॉस करते हैं। और इसमें जो हम 0 टू 7 इयर्स के टाइम पे जो कनेक्शन बिल्ड कर देना, अभी लगता है कि क्या मतलब है ये जेंटल पेरेंटिंग है। बहुत से पेरेंट मेरे काउंसलिंग में आते हैं और बोलते हैं, "मैम हो गया, मेरे पेशेंस का लेवल इतना हाई नहीं है। ये जेंटल-वेंटल पेरेंटिंग मेरे बस की नहीं है।" जेंटल पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको गिवर बनना है, हर चीज़ के लिए देना है, उसको गुस्सा ही नहीं करना है। आपको हमेशा कूल एंड काम होना है। समटाइम्स आप थोड़े से हैकर हो सकते हो, बट आप एक सही पिच में रहो। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मुझे बच्चे को परमिशन देनी है, किस टाइम पे उसका स्लीपिंग होना चाहिए, पैकेट फूड्स उसको नहीं लेने हैं, उसको शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसे हेल्दी फूड देना है। जितना हेल्दी फूड दे सको उतना दो, खुद से कुक करके दो। बच्चों का खाने में इंटरेस्ट आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ों को आप पहले से डिसाइड करोगे और बच्चों के साथ ऐसे कामली बिहेव करोगे, तो बच्चा आपके साथ अटैच फील करेगा। उससे भी उसकी बातें क्या होता है कि बच्चे जब कहते हैं ना, रहने दो मम्मा कुछ बिजी, ठीक है ठीक है बाद में बताना, आप उनकी बात को नहीं सुनते हो, कट करते हो, या फिर सुन भी रहे तो हम इग्नोर करते हैं। पर बार ऐसा होता है कि बच्चों की बातों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप बिजी बोलो कि अच्छा थोड़ी देर में मैं आपको सुनती हूँ, उसके बाद आप उनको सुनो, एटलीस्ट समझो, यहीं से तो कनेक्शन बिल्ड होगा। अगर आपने बच्चे की बातों को सुनना समझना नहीं पहले से ही अवॉइड करते रहे, उस क्यों बताएगा बच्चा? फिर वो क्या होगा जब वो टीन्स में पहुंचेगा ना, अपने ही सिमिलर एज के बच्चों के साथ में उसकी जो भी क्यूरियोसिटी होगी, वो उनसे पूछेगा, वो उनसे क्वेश्चन करेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा, जितना ज्ञान उसे है उतना ही, या उससे कम और ज्यादा, वो बच्चा उनको जो सिखाएगा वो करेगा। इसीलिए मेरे एक लाइन है जो मैंने कही बहुत पहले सुनी थी कि बाहर के जो लोग हैं उनको अपना दोस्त बना के बिगाड़ दे, इसलिए उससे पहले आप अपना दोस्त बना के उसे एक अच्छे इंसान बनाओ। तो आप कनेक्शन अभी करो। ये छोटे-छोटे पॉइंट्स अभी लगता है कि नहीं है, बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम भी बड़े हुए, नहीं, ये जनरेशन गैप है। एंड आई नो वेरी वेल, क्योंकि मेरे 2 जनरेशन के बच्चे, जी। तो मेरे दोनों बच्चों में पूरा जनरेशन गैप है और मुझे पता है कि इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं और आने वाले टाइम पे तो एआई जनरेशन आ रहा है। हाँ, बिल एआई बस हम हमें इतना एक्सप्लोर नहीं मिला था, जितना एक्सप्लोर बच्चे अब वर्ल्ड को करने वाले हैं। ईज़ी अवेलेबिलिटी है। मतलब इश्यूज़ ये सारी चीज़ होती है। जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, को एक बिल क्लिक्स में उनके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ तो हमारे कनेक्शंस ही तो कहाँ थे, हर जगह पैरेंट अवेलेबल नहीं होगा, हाँ। आपको फ्यूचर के लिए अगर आपको रेडी करना है, बि तो आपको अभी से वर्क करना पड़ेगा। ये जो अभी आप 0 टू 7 इयर्स में अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे ना, आने वाले टीनेज में जब बच्चा जाएगा, उस टाइम पे ये काम आएगा, बहुत काम आएगा। तब फिर बच्चा बिना किचकिचाहट के का माँ-बाबा के पास आके बताएगा कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ये क्या करना है। और ये पेरेंट ही अचीव कर सकते हैं। उनको भरोसे में रखें, उनको बोलने का मौका दें, उनको लीडरशिप सिखाइए कि कोई-कोई छोटे-छोटे चॉइसेस है। अगर आप कहीं कुछ लेने के लिए चाह रहा है, नहीं, नहीं, उसको ये नहीं लेना, मैं बता रही हूँ वही लेना है। क्या थोड़ा-सा चॉइसेस उसको भी लेने दीजिए। हमेशा नहीं, लेकिन कभी-कभी उनको भी थोड़ी फ्रीडम होगी। अमन, यहाँ भी एक आपने बात करी कि जैसे कि बच्चा बचपन से सही बात है अपने सर्कल में रहता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उससे भी सीखता है जो उसके हम उम्र के बच्चे होते हैं। कई बार इसमें फूड हैबिट्स की आ जाती है और अभी की जो जनरेशन है हम देखते हैं कि पैकेज फूड पे ज़्यादा वो बिलीव करती है और टेस्ट पे ज़्यादा प्रेफ़रेंस होता है हेल्थ से ज़्यादा। तो बच्चों की जो ग्रोथ है जब से वो इन्वेंट होते हैं, पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में किस तरह से पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं और किसे एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल का इसे हम पार्ट बना सकते हैं। आपको पता है हमारी एक रिसर्च में गवर्नमेंट ने ये पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि हमारी 64th जनरेशन 2020 में ओबेसिटी की शिकार होगी। मतलब 2050 मतलब क्या? हमारी आने वाली जनरेशन ही है ना। ये जो पूरी इंडस्ट्री है ना,
ये सारे पैकेट फूड्स की एडवर्टाइजमेंट बहुत ब्यूटीफुली करते हैं, आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय, या जो भी एक्स वाई जेड। और भी कहीं न कहीं उसे लोग ऐसा सोचते हैं कि मॉडर्न होने का ये एक परिचय है, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम इस तरह की चीज़ों को कंज़्यूम कर कंज्यूम करते हैं। आप चल रहे हैं, आप मॉल्स में देखिए कितना एक्सप्लोर हो जाता है आपके ये कैंडीज है और सारी चीजें इतनी इजी अवेलेबल हो जाती है। और सोचिए और सिद्ध भी करते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में आती है कि पैकेजिंग भी इतनी अच्छी है, वो वो अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा अरे मुझे अट्रैक्ट कर लेता है, मुझे मन करता है कि ये मैं खरीद लूं। लेकिन हमको तो पता है कि ये चीजें सही नहीं, प्यास भी बच्चे को कैसे कर सकते हैं। इनकी सराउंडिंग्स में आई भी ये चीजें, कब तक हम बच्चे को घर के अंदर रहिए। क्योंकि घर से अब बाहर निकलिए तो सब जगह वही, अब मॉल्स में चाहे शॉपिंग करने यही सहारे पल में, तो बच्चों को आप रोक नहीं सकते। तो यही मेरा सवाल था कि इससे बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं? विद कंटिन्यूड काउंसलिंग्स, आप एक रूल बना लीजिए कि आप जैसे आपका बच्चा, क्योंकि आप में कनेक्शंस थे तो वो कर दिया, आप में कनेक्शंस, आपका बच्चा आपकी बातें मानने लग गया। अब उसके बाद आप बीच-बीच में उनके साथ में बातें करिए कि बेटा हम फॉर एन एग्जांपल हम मॉल जा रहे हैं। मॉल हम पर्टिकुलर किसी चीज़ की परचेज़ से जा रहे हैं। बेटा हम ये लेंगे और ये ले। इसके अलावा वहाँ कोई भी चीज़ अगर दिख रही है तो मम्मा नहीं ले। और सेम बात पे पापा भी एग्री करें कि ठीक है नहीं लेना है मतलब नहीं लेगा। अब यहाँ पे बच्चा क्या आपने समझा दिया उसके बाद नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। लेकिन क्या होता है यहाँ पे बच्चे ने मॉल में कर दिया पूरी तरीके से पैटर्न्स थ्रो। खत्म करके दिया हुआ है। अब यहाँ पे पेरेंट्स को लग रहा है उसे कि पर ऑडियंस दिया। हाँ, ये सिचुएशन को एम्बैरेसमेंट ना लगे, मुझे ये कैसा है क्या है, उन्होंने परमिशन ले लिया। अच्छा, उन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि जानबूझ के करते हैं कि अच्छा नहीं खिला रहे, मुँह में चिल्ला और मैं डरता। हाँ, वहाँ पे उनको क्या हुआ, आइडिया स्केक हो गया। ये कंधे से दिलाते हैं मम्मा पापा तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम उससे और बड़ा टारगेट करे। यहाँ पे पारक को ये चाहिए कि बेटा मैंने आपको बताया नहीं कर। आएगा टैट्रो, बच्चा रोएगा, चीखेगा। बच्चा सिर्फ 3 कारणों पे नहीं होना चाहिए। एक, उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़े, जब उसका हेल्थ डिस्टर्ब हो तब नहीं रोना चाहिए, तब रोने मत दो। वो अगर भूखा है, तो रोने मत दो। उसे तुमने प्रॉपर ड्रेस नहीं पहनी हुई तो इससे कहते हैं ना बॉडी को बहुत भूखा है। मतलब वहाँ पे उस सही सराउंडिंग में है, सेफ है। नहीं है, तो रोने दो या फिर उसको एड्रेस करो आप। लेकिन अननेसेसरी अगर दो तो नहीं। बच्चा रोएगा, अभी रोएगा, वैसे ही घर में जाएगा, थोड़ा सैड रहेगा, थोड़े टाइम के बाद आप उसके साथ एंगेज होंगे, भूल जाएगा। लेकिन उसे ये याद रहेगा टाइम बाय टाइम कि मम्मा जो बोल देती है, वो मम्मा करती। मुझे अननेसेसरी टैंट्रम्स नहीं थ्रो करने हैं। मुझे पिज़्ज़ा हमने मम्मा ने मना किया है, मम्मा पिज़्ज़ा नहीं खाने देंगी। मम्मा फिर नेक पीस। बच्चे को आप काउंसिल कीजिए कि मैं आपको जो कुछ चाहिए मैं घर पे बनाती हूँ, आपको बाहर नहीं खिलेगा। नो मीन्स वो फैमिली स्ट्रिक्ट रूल्स ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट रूल ये नहीं कि बच्चे को आज़ादी छीन दी जाए। ये कि आपकी बाउंड्रीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपके ये रूल्स है, ये एटिकेट्स है जो आपको फॉलो करना है और इसके लिए मैं भी हूँ। मतलब मम्मा को भी अगर पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है इस टाइम पे, अगर आप डोमिनोज़ क्रॉस कर रहे हो वहाँ पे, तो आपका भी ब्रेक नहीं लगना चाहिए। आप बच्चे को मना कर रहे हो, खुद पिज़्ज़ा खा रहे हो, नहीं। मम्मा को भी पहले वही करना है कि मम्मा लोग आके ये भी वही रूल है बेटा, नहीं करना। स्क्रीन टाइम मम्मा के लिए भी है, हम मम्मा नहीं देखती स्क्रीन, तो फ़ोन साइड पे रख दो। उसके बाद आप भी मत कीजिए। तो यही है कि जो भी चीज़ें स्क्रीन टाइम की भी अगर हम बात करें, स्क्रीन टाइम को हम एक चीट डे भी हम कर सकते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्शन है तो वीक में 1 और 2 डेज़ हम फाइनल कर सकते हैं। बाकी दिन ये है कि बच्चा बेटा रूल्स इज़ रूल्स, ये तो मम्मा भी फॉलो करती है तो आपको भी फॉलो करनी है, पापा भी फॉलो करते हैं, दादू-दादी, नानू-नानी सब फॉलो करते हैं। ये आपको भी करना है बेटा। आप ऐसे उसको कीजिए तभी ये बच्चा अंडरस्टैंड, और इसके लिए टाइम लगता है जी, कि ये वर्ड्स या ये कोई फ़ॉर्मूला वो एक रिज़ल्ट नहीं लाता है। ये थोड़ा-सा टाइम लगेगा। जी। एग्ज़ैक्टली। इतने मतलब हम कहते हैं कि 30 एक काउंसलर्स चाहिए इसको करने के लिए, तब थोड़ा असर थोड़ा शुरू होता है। तो ये करते जाएँगे ना, उसके बाद उनको क्लियर समझ में आ जाएगा, मुझे जाना है, मुझे ये चीज़ें फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर मुझे शू खरीदना है तो मम्मा मुझे शू ही दिलाएगी, अननेसेसरी मैं बैट के लिए अगर ज़िद करता हूँ तो मुझे बैट नहीं मिल। तो क्लियर गाइडलाइंस आपकी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा है कनेक्शन बिफोर
करेक्ट। एग्जैक्टली तो ये मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स की टैगलाइन हो सकती है। और जो ओवरऑल चीज़ें अभी तक ने आपने जो बताई हैं, तो उसमें मैंने एक पॉइंट निकाला कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि बच्चे जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन रहे। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते देखिए कि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। तो ये बच्चों को फ्रीडम कब देना है, किस दायरे में देना है और कैसे उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएँ, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएँ, ये पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं आपके लिए। जी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि जो मैंने 4 पड़ाव कहे हैं, वो स्टेप्स जो थे, उसको मैं किया करती हूँ गवर्नमेंट में। 0 टू 7 ईयर्स के टाइम पे आपको बच्चों के साथ में कनेक्शन बिल्ड करना, जितना प्यार लुटाना है, उतना प्यार लुटाइए। बच्चे बिगड़ते हैं, ये वो बोलते हैं, नहीं, आप एक पाथ पे चलते जाएँगे, नहीं होगा। देन 7 टू 11 की एज में उनको प्यार तो दीजिए, उसके साथ उनको रूल्स, अपने फैमिली रूल्स, आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या-क्या है, छोटे-छोटे वर्क में उनका कंट्रीब्यूशन, ये इस स्टेज पे होता है। देन 11 टू 18 इनका टीनेजर हार्मोनल इम्बैलेंस वाला पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपको ये प्रीवियस के 2 थिंग्स के साथ-साथ आपको फ्रेंडशिप्स बॉन्ड पे क्रिएट वर्क करना है। ये क्रिएशन आती है, ताकि बच्चे फ्रीली आपको सारी चीज़ शेयर करें। एंड आफ्टर द 18 टू टिल 25 बच्चा जो कर रहा है, आगे के जो लाइफ के फैसले ले रहा है, जो करना चाह है, आप मैं आपके साथ हूँ बेटा, जो कर, मुझे विश्वास है तू अच्छा करेगा, तू अच्छी करेगी। ऐसे तरीके से आप उनको ग्रो करें। अब यहाँ पे ये है कि ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट हो जाते हैं, कब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, कब सेल्फ डिसिप्लिन करना है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, सेल्फ डिसिप्लिन बच्चे को करने के पहले सेल्फ डिसिप्लिन खुद के अंदर आना चाहिए। आप खुद कितने रेगुलेटेड हैं, आप खुद कितना हेल्दी डाइट किए हैं, आप कितना एक्सरसाइज खुद कर रहे हैं, खुद कितनी मेडिटेशन कर रहे हैं। क्या आपकी हैबिट है कि मैं बहुत कम टाइम पे ही फ़ोन स्क्रॉल करता हूँ? मेरी हैबिट, क्या हम अननेसेसरी इंस्टा स्क्रॉल करते रहे? ये सारी चीज़ें हमसे ही आती है। हम अगर, क्योंकि वो पूरे टाइम सीसीटीवी कैमरा लेके चल रहे थे, पूरी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही, उनकी ऐसा कर रहे हैं, पूरी ऑब्जर्व करते हैं। ये तो हम कॉपी कैट कहते हैं। तो जब ये हमें कॉपी कर रहा है, तो अच्छी चीज़ें कॉपी सीखा है ना। इसीलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उनके साथ माता-पिता भी जन्म लेते हैं। वो भी ग्रो हो रहा है, हम भी पैरेलली ग्रो हो रहे हैं। हमारे हमको जो चाहते हैं हम बच्चे को सिखाएँ, इन फ्यूचर वो जैसा बने, खुद को भी तो करना पड़ेगा। मेरा बच्चा हैवी डाइट खाए, मुझे भी खाना है। मेरा बच्चा एक्सरसाइज करे, मुझे भी करना है। मेरा बच्चा मेडिटेशन करे, मुझे भी करना है। मेरा बच्चा अननेसेसरी टैंट्रम ना करे। टैंट्रम्स पेरेंट्स के भी होते हैं, क्या पेरेंट्स के टैंट्रम्स नहीं होते? अननेसेसरी वो तो कॉम्पीट करते हैं, बच्चा इतने जोर से चिल्ला रहा है, बेटे तुमसे इतनी जोर से चिल्ला। तो आप खुद में भी तो इतने रिजर्व वो रहो कि मुझे करना क्या है, एक्चुअल में क्या रहना है, ये पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओवर प्रोटेक्टिव मतलब छोटी-छोटी चीज़ में, जैसे बच्चा आ रहा है, लग गई उसको, गिर गया। ओह माय गॉड! आप देखिएगा ये 2 टाइप के लग गया, कहाँ लग गई, कैसे हो गया? पता है, मैंने बताया आपको कि वाइब्रेशंस हमारी बच्चे कैच करे। हम जैसे ही पैनिक होते हैं, बच्चा भी पैनिक होता है। आप देखिए उसकी तरफ, इग्नोर भी मत कीजिए, उसको कीजिए, ओके, लग गई? ठीक है। दूसरे में लग गई? आप ठीक हो? ओके, कोई नहीं बच्चा, लगती है, मेरा इक्वल लैंग्वेज होना चाहिए, नॉर्मल बिहेव करो, कुछ नहीं हो रहा। और हमेशा ये बच्चों को बताओ कि लगने से ही बड़े होते हैं। पता है आपको, बच्चे गिर जाते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को सिखा रही हूँ, मेरी बिटिया तो अभी 12th में पढ़ चली गई, लेकिन वो जब बच्ची थी ना, उस टाइम पे मैंने उसको सिखाया था गिरने से बॉडी आती है। सो जब भी गिरती थी ना, तो मुझे ऐसे शो करती थी कि मम्मा देखो मेरी बॉडी आ गई, गिर रही है। अब हैप्पी से ले लिया हाँ, पॉजिटिव ले लिया उसने। बड़ा नहीं है, पर छोटी-छोटी चीज़ें आ रही है, उस पे पैनिक, पेरेंट्स भी पैनिक करेंगे, बच्चा भी करेगा। तो आने वाली बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए हमने तो रेडी नहीं किया, कि स्टार्टिंग में ही हमने उनको इस तरीके से पैम्पर कर दिया है कि हमारा बच्चा छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स में ही वो इस तरीके से पैनिक हो जा रहा है बार-बार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद में आप उसकी राय सुनो, बातें करो। अब राय मतलब बच्चा क्या राय देगा? मम्मा मुझे रेड टी-शर्ट पहनी, मुझे ब्लू टी-शर्ट, नहीं, नहीं तुमको ब्लू ही पहननी। ठीक है, वो रेड टी-शर्ट पहनना चाहता है, पहनने दो। अगर घर के हाउस होल्ड में कुछ करना है, मुझे फ्लैट यहाँ रखना है, ओके ठीक है, रखने दो। आज यहाँ पे रख रहे हैं? ओके, वॉव!
अच्छी प्लेस चूज़ की, उनको एप्रिशिएट करो, ये इम्पोर्टेंस दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, उनको छोटे-छोटे अवार्ड्स देते जाओ। अच्छा लगता है बच्चों को, हमें कितना अच्छा लगता है। हमारे अगर अच्छे वर्क को हम चाहते हैं कि एप्रिशिएशन मिले, तो वो तो बच्चा है, उसको सोचो हमसे ज़्यादा बेटर वर्क करता है। मानेगा आपको पता है हमारे स्कूल पे सारे स्कूल की अगर मैं बात करूँ, एक छोटा-सा जो स्टार यहाँ पे देते हैं ना, वो मैजिकल जैसा क्रिएट करता है। बच्चे उससे ना अच्छे से वॉच भी नहीं करते कि मैम ने मुझे दिया है। कितना अब मैं भी ना अच्छा-अच्छा वर्क करूँगा, मुझे वर्क कंप्लीट करना है कि मैम ने मुझे स्टार दे। तो छोटे-छोटे एप्रिशिएशंस आप उनके साथ में ऐड ऑन करते जाएँगे, तो आगे आपका कनेक्शन भी बिल्ड होगा, बच्चा इंडिपेंडेंट होगा, बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन में आएगा क्योंकि वो आपको ही कॉपी कर रहा है। ये चीज़ आपने बहुत सही कही कि बच्चा हमेशा ऑब्ज़र्व करता है छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो करते हैं बच्चा उसे ग्रैस्प करता है। और इसमें एक हम कह सकते हैं ओवरऑल जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट की रोल करता है, सराउंडिंग कैसी है बच्चे की। तो फैमिली का जो माहौल है वह कितना ध्यान रखना चाहिए उसकी एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, कभी-कभी पेरेंट्स के बीच में आपस में किसी चीज़ को लेकर बहुत टॉक हो जाती है, बहस झगड़े हो जाते हैं। तो बच्चों पर कितना इसका इम्पैक्ट होता है और कैसे हम इसे अब रोक सकते हैं? बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे घर का वातावरण नेगेटिव है। हमारे घर में मम्मा को फ्रस्ट्रेशन है, पापा मम्मा के ऊपर डाँट रहे हैं या मम्मा बहुत लाउड वॉइस में बात कर रही है। जिस घर में बच्चों को प्यार नहीं दिया जाता, जिस घर में उनके बड़े-बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, बच्चा वही देख रहा है, वही सीख रहा है और वैसे ही बनेगा। आप अपने घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव, कंफर्ट रखिए। आपको लग रहा है किसी पॉइंट पे अगर आप लोग एग्री डिसएग्री, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हो सकता है किसी पॉइंट पे आप अग्री हो, किसी पॉइंट पे मैं एग्री, ऐसे फैमिली में भी होता है फिर। तो उस टाइम पे यही है कि आप लोग पहले उस टाइम पे जब बच्चा आपके सामने है, एटलीस्ट उस टाइम पे तो कभी भी ये चीजों का डिस्कशन, लाउड वॉइस, अब्यूजिंग वर्ड्स, नेगेटिव टॉक्स जो होते हैं, बीचिंग्स होती हैं जी, कई घरों में बैड बीचिंग भी बच्चों के सामने चालू गए। ये नहीं करना है आपको। अच्छा, और मेरे को अच्छा है, हाँ, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें बोलिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो वो ये सारी चीज़ें फेस करेगा ही करेगा। लेकिन बाहर की चीज़ें देख रहा है, घर पे भी वही चीज़ है, उसको सिमिलर लगेगी और वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा। अब क्या होगा, घर पे उसने बहुत प्यारा सा एक एटमॉस्फेयर देखा है, जिसमें मम्मा-पापा बहुत लविंग है। वो अपने घर के बड़ों को बहुत प्यार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वैल्यूज़ दे रहे हैं, जिनके जिनकी मॉर्निंग प्रेयर से हो रही है। और जिनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको वैल्यूज़ दिया जा रहा है। लेकिन बाहर कुछ गलत है तो उनको लगेगा कि नहीं ये नहीं है, मेरे पर तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो नेगेटिव आप कट ऑफ करना चाहते हो, वो घर से ही कट ऑफ कीजिए। बाहर जाएगा, मैं बोल दूंगा, समझ जाएगा, नहीं होता ये चीजें। आपको लाउड वॉइस में बात नहीं करना है, आपके वैल्यूज देनी है। आपको जब दो मदर फादर, मैंने हमेशा इसलिए कहा है मदर फादर का सेम बीच में अग्री एंड डिसएग्री होना इज इम्पोर्टेंट। अदरवाइज बच्चे क्या करते थे, इसके बाद ना अपना फेवरेट पर्सन खोजने लग जाते हैं। पापा हर बात मानते हैं, पापा इज माय ये फेवरेट, सोशल लो बहुत ईज़ी है। मम्मा मेरी बात मानती है, मम्मा इज माय फेवरेट। नहीं, पापा मम्मा दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल, इक्वली आपके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैं दोनों को प्यार करता हूँ, दोनों अच्छे, ये होना चाहिए, कोई एक नहीं। तो ये यहीं पे होगा कि आप विल बिहेव करें। आपका फैमिली एटमोसफेयर बहुत कूल का कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा लग रहा है ये फेज में, अवॉइड कीजिए, बच्चा है अवॉइड कीजिए, उसके बाद डिस्कशन कीजिए। और कभी भी कुछ भी ऐसी चीजें हो रही है, आप नाइट में सारी चीजें शॉर्ट आउट कर लीजिए। मैं नहीं बात कर रही, ये नहीं कर रहे हैं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वाइब्रेशंस कैच करते हैं, उनको समझ आ जाता है कि कुछ तो हुआ है। ये नेगेटिव वाइब्रेशन तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप शॉर्ट करो, बच्चे की वजह से करो, किसी भी वजह से। बच्चों में ये नेगेटिव जो आपके अंदर आया है, बच्चे तक नहीं आना चाहिए, इसका निकाल के लिए पाया है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे का कोई भाई है, बहन है तो सिबलिंग राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को ये लगने लगता है कि पापा उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, मम्मी उसकी ज़्यादा सुनती है। तो इसे कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? ये कॉमन प्रॉब्लम्स है। ये हमारे स्कूल में भी ये ऐसे पेरेंट्स आते हैं। मेरी अभी कुछ दिन पहले की काउंसलिंग हुई है इस वजह से स्कूल में के। एक केस है जिसपे बच्चा है अभी 3.5 ईयर का, और
जो छोटा बेबी है अभी न्यूबॉर्न बेबी, वो 3 मंथ्स के अराउंड, अब वो सैड होने लग गया, उससे बाहर खेलने जाने का मन नहीं करता, वो ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। तो ये चेंजेस क्योंकि मेरे स्कूल में एडमिशन इन फ्यूचर लेने वाले हैं, बट वो आए मेरे पास बात करने के लिए, तो फिर उनका ये बिहेवियर इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो उनका पूरा जो सिनेरियो समझने के बाद यही हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो क्या होता है, घर का पूरा फोकस चला जाता है, देखिए-देखिए, संभाल के, अब वो साइड में है तो वैसे ही बैठा हुआ है। वो वेट कर रहा है अपने टर्न की, कब मम्मा मुझे गोदी लेगी, करो पापा मुझे प्यार करेंगे, पापा मुझे तो पहले आते थे तो खेलते थे, अभी आते हैं तो वो गुड़िया को अपनी गोद में सोई ऐसा लगेगा। हाँ, इसको थोड़ा पहले प्लान करना पड़ेगा जब आपका सेकंड बेबी आपके साथ में आने वाला है, इसके पहले आप बच्चे का भाई-बहन या उसका कॉम्पिटिटर आ रहा है, ये कभी मत करना। ये है कि घर में ना एक छोटा-सा प्यारा-सा एंजल आने वाली है, ये चाँप आने वाला है, उसको हम मिल-कर के ग्रो करेंगे। उसकी ना बेटा हम ऐसे केयर करेंगे, उसको ना आप बड़े भैया हो, बड़ी दीदी हो ना, आप ऐसे-ऐसे प्यार करना। और जब आपको लग रहा है कि जब बच्चा सामने है, इम्पोर्टेंस उससे भी मीनिंग इक्वली ये आपको माइंड पे रखना पड़ेगा कि उसे इग्नोरेंस फील ना हो। बच्चे बहुत जल्दी इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो सीरियसली अभी उन्होंने स्टेप्स 1-2 डेज़ भी किए और बोले कि वो अब आउटडोर प्ले करने लगे। वो आउटडोर नहीं जाता था, क्यों लगता था उसको? मैं बाहर जाऊँगा, इसको प्यार करेगी, मम्मा ने इसको प्यारी करेगी, पापा ने इसी के साथ खेलने लग जाएँगे। वो आउटडोर प्ले नहीं कर रहा था, 2 डेज़ हुए वो आउटडोर प्ले करना स्टार्ट कर, क्यों? उसको वैल्यूज़ मिलने लगी। कहीं न कहीं उसकी वैल्यूज़, उसका पैम्पर, ये सारी चीज़ें जो लग रही थी, उसको लैकिंग लग रहा। इस वजह से उसने उस चीज़ों पे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अब पता है आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हाई डेवलप नहीं है, उसमें तो पता ही नहीं है। वो वर्डिंग्स में बता ही नहीं सकते कि वो क्या। सही सही। और कई बार पेरेंट्स की अप्रोच भी बहुत अलग होती है। तो क्या अप्रोच दोनों पेरेंट्स की सेम होनी चाहिए या फिर अलग-अलग अब हो जाता है एडजस्ट? बस नॉट, मैंने अभी तक मैंने कितनी बार ही यही बताया है कि अलग-अलग अप्रोचेस जो होते हैं ना, वो बच्चों को ग्रो करने में नहीं होने चाहिए। सेम सेम पार्ट पे एग्री, सेम पार्ट पे डिसएग्री, दोनों का इक्वली इम्पोर्टेंट है हाँ। ग्रो कर। हाँ, मम्मा थोड़ी-सी ज़्यादा, क्योंकि ऐसा सैपोनिन जो हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो थोड़े-से प्रोटेक्टिव, केयर्स, ऐसे फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। तो वो थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है और पापा जैसे थोड़े-से स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन बच्चे डर प्यार उतने चेर से मतलब क्या एक्सप्रेस नहीं करते हो? पापा एक्सप्रेस नहीं करते। मम्मा एक्सप्रेस ज़्यादा करेंगी, पापा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन दोनों इक्वली प्यार करेंगे ना बच्चों को। लेकिन हाँ, वही मैंने कहा है कि दोनों का अप्रोच जो होता है ना, वो सेम होना चाहिए। अलग-अलग डायरेक्शंस पे आप ग्रो करोगे। कोई भी प्लांट छोटा है, अगर आपने 2 डायरेक्शंस दे रखे हैं, तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा। चीज़ आपने एक डायरेक्शन दे रखा है, उस पे ही जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ग्रो करे, वैसे भी वैसे ही होना चाहिए। तो इसलिए सिंगल से ही पेश टूटा। कई बार ऐसा होता है कि जो वर्किंग उन पे हमें एक मदर गिल्ट हो जाता है कि मैं बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही। अब काम करना भी उतना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को समय देना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? मदर गिल्ट लास्ट, चाहे वो वर्किंग वुमन या स्टेट को गिल्ट। मदर, क्या होता है कि जब बच्चा बर्थ लेता है ना, तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, वो उसके अंदर तो चेंजेस और बदलाव होते हैं, और जो कनेक्शंस होता है बच्चों के साथ में इतना ब्यूटीफुली हो जाता है, जिससे मम्मा को ये लगता है कि मैं इसके लिए सब कुछ करूं, क्या नहीं कर दूं उसके लिए। अब यहाँ पे अगर वो वर्किंग है, अगर वो नॉन वर्किंग, क्योंकि उनके पास टाइम कम है, सोसाइटीज के प्रेशर रहते हैं। क्या है, हमारे पास एक ट्रेंड चला आ रहा है कि अगर तुम अच्छी माँ साबित होगी, तो मतलब आप अपने सुख की या अपने लिए सोचना बंद कर, सारी चीज छोड़ के ही आप अच्छी माँ बन सकते हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ सेल्फ केयर को पता है, यहाँ पे सेल्फिश समझा है। सेल्फिश क्यों हो जाता है? हाँ, क्योंकि माँ आपके बारे में सोच ही नहीं सकती। माँ क्यों नहीं सोच सकती अपने बारे में? एक हेल्दी हैप्पी माँ ही एक हैप्पी बच्चा, हेल्दी बच्चा और गुड फैमिली को रेज कर सकती, क्योंकि माँ के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर माँ गिल्ट में है, और गिल्ट
वो खुद ऐसे ही हर माँ गिल्ट में होती है, बाय नेचर मुझे भी पता है। मैं भी जब बाहर जाती हूँ, मेरा 2 साल होने वाला है मेरे बेटे को। जी, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे भी लगता है इस टाइम पे मुझे उसके साथ चाहिए। मैं छोड़ के जा रही हूँ उस टाइम पे। तो ये गिल्ट से वो वैसे भी जूझती रहती है इसके साथ, जो इंस्टाग्राम्स के रैंडम रील्स आते हैं, परफेक्ट पैरेंटिंग के रील्स आते हैं और सोसाइटीज़ के प्रेशर होते हैं। ये सारे मदर गिल्ट को और बढ़ावा देते हैं और वो आगे बढ़ते जाता है। इससे बाहर यही तरीका है कि निकलने का, सबसे पहले आप क्वालिटी ऑफ जो टाइम है बच्चे के साथ एक्सपेक्ट कीजिए। जो मैंने कहा था कि पूरे दिन रहना ज़रूरी है, लेकिन जितने देर हो 100% 100%, कोई वर्क की बातें नहीं होंगी, कोई चीज़ें ऐसी नहीं रहेगी कि आप पे एंगेज हो लेकिन बच्चे के बगैर पूरे के पूरे होगी के सामने, क्योंकि बच्चे को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए। उनको चाहिए मम्मा, पापा, फैमिली मेंबर्स जो उनके साथ मिक्स करें। इसके बाद आप वो चीज़ें करें मदर्स जो वो करना चाहते हैं। चाहे कि अगर म्यूज़िक सुनता है, सुन ले। अगर लग रहा है कि आपको वॉक में जाना है, जाओ। मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो चीज़ें अपने लिए कर सकते हो, करो, बिल्कुल करो। क्योंकि आप अगर फिट हो तो आपकी फैमिली फिट रहेगी। आप अपने बच्चे को वैसे रेज़ कर पाओगे जैसा आप चाहते होकर। अगर आप ही अनहेल्दी हो, अनहैप्पी हो, अगर हम हैप्पी हैं, तो हम अपने आस-पास का एटमॉस्फेयर हैप्पी रख सकते हैं, राइट? बिल्कुल सही। लेकिन हम अगर हैप्पी फील ही नहीं कर रहे, सारी चीज़ें खराब होती हैं, सब चीज़ें खराब रहती। तो इसीलिए अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो, अपनी सेल्फ केयर भी करो। मदर्स का सेल्फ केयर करना, अपने बारे में सोचना, सेल्फिशनेस नहीं होता है। तो इस मिक्स से तो मैं तो यही कहूँगी मदर्स बाहर आ जाओ मैं। आप अपने बारे में भी सोचो, हाँ, बच्चों के बारे में वो थोड़ा ज़्यादा सोचो। ये हमारे अंदर ऑटोमेटिक आता है क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हमारी फैमिली हमारे उस पर उनके बारे में भी सोचा, लेकिन अपने आप को इग्नोर नहीं करना। ये चीज़ें आप अपने साथ करते जाएँगे अपनी फेवरेट थिंग्स, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा, एक एनर्जी आएगी और आपको भी देख चाहिए बच्चे कि ये केयर खुद से मम्मा इतना कर रही है, वो आगे भी वैसा चाहेगा। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा आगे चल के कि हमारा बच्चा भी अपने आप को ना तवज्जो दे, इम्पोर्टेंस ही ना रखे कोई, दूसरे ही उसके लिए इम्पोर्टेंट रहे, चाहते? नहीं चाहते। तो हम भी वही करें ना। कि हमने भी अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दिया, अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया, बच्चा वही देख करके तो आगे ग्रो करता जाएगा। बिल्कुल। तो ये तरीका आप अपनाओगे तो मादे दिल से बाहर आ जाओगे और नॉर्मल है। और अगर सीरियसली ऐसा कोई कंसर्न है, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये पॉइंट है जो मेरे को सुधारना है, तो फिर ठीक है, सोचो, बैठो, अपना रास्ता निकालो कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे मैनेजमेंट के चीज अप्लाई कर सकती हूँ, मैं कैसे फैमिली मेंबर्स की सपोर्ट ले सकती हूँ। बहुत सारे घर पे ये होता है कि हर चीज उन्हीं को करना हो, अकेले पड़ जाते हैं। बच्चे को भी देखना है, बाहर भी देखना है, लॉस को भी देखना है, सब चीज़ें उनको करनी है, वर्किंग भी करनी है। आप सपोर्ट्स लो, सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। आप फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट लो, आप अपने पार्टनर्स का सपोर्ट लो, आप अपने हाउसहोल्ड का सपोर्ट लो और साथ में हैप्पी एक बच्चे को रेज़ करो और खुद भी वैसे हैप्पीली लाइफ एन्जॉय करो। क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। बच्चों को बड़ा करना, बच्चे को अपने सामने बड़ा होता देखना, ये इतना प्रीशियस टाइम है ना, इसको संजो के रख लो बस। क्योंकि जब बच्चा हमारा टीन्स में जाएगा, जब 18 20 प्लस आएगा, ये टाइम को हम मिस करने वाले हैं। ये नहीं आएगा। इसलिए ये वाली जर्नी जो है, इसके लिए आप प्लानिंग्स कीजिए, एग्जीक्यूशंस कीजिए, इसको संजो के अपने साथ रखिए। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, पेरेंटिंग जर्नी सीरियसली। इसलिए मैंने ये पार्ट भी चुना हुआ है कि जो पेरेंटिंग बहुत इरिटेबल लगता है, मुझे उसको स्मूथ क्योंकि ये इतना प्यारा चीज़ है, उसे चूकना नहीं चाहिए। ये टाइम क्रॉस होने के बाद ये वापस से प्रेयर का है। मैम अब चूँकि पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में हमें तो आपसे जानना चाहिए कि बच्चों की फिज़िकल हेल्थ पे तो बहुत हम बात करते हैं, लेकिन इमोशनली कैसे उन्हें हेल्दी रखें, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएँ ताकि आने वाली जो समय उनका वो आने वाला समय है, बहुत अच्छे से वो जी पाएँ। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए एज़ अ पेरेंट? फिजिकल ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है और सब हम जानते हैं। उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट ये सारी चीज़ें हमको पता भी, बट मेंटल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा स्थिति का। अब इसके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे को वैल्यूज मिलनी चाहिए। घर पे उनकी बातों को समझा जाए, सुना जाए,
उनकी वैल्यूज घर पे लोग भी करें। लाइक जैसे मैंने आपको एक टाइम बताया है कुछ नहीं पहले कि हमारा एक डिनर टाइम होना चाहिए या फैमिली का एक वन मील टाइम चाहिए कि जिसपे सब लोग एल्यूस हैं, किड्स हैं, हम सब मिलकर के एक साथ खाना खा रहे हैं। अगर उस टाइम पे बच्चा मिसिंग है ना कहीं पे, मतलब वो खेलने गया है कुछ, आप वेट करो उसका। आप वेट करो कि वो आए और उसके बाद उसके साथ में खाना शुरू करें। अगर वो खेलने गया है, कोई क्लास गया है, कुछ है, उसके आगे तक वेट करो, उसके बाद उसको इम्पोर्टेंस लगे। अब यहाँ पे मेंटल जो ग्रोथ की बात होती है, हम मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, फेथ ऑन गॉड, वाटर इनटेक, जो कि हमारे ब्रेन ड्रिंक से रिलेटेड। हमें जब कभी हेडेक होता है, आप ध्यान दीजिएगा, आपको कभी हेडेक हो रहा है, इस टाइम पे आप पानी पीजिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, आपका हेडेक में कुछ परसेंटेज आपको प्रॉब्लम कम हो जाएगी। ये बच्चे को भी हाइड्रेटेड रहना, न्यूट्रिशंस लेना, हेल्दी डाइट अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना, अपनी बातों को फ्रीली बताना, अफर्मेशन करना, कनेक्शंस बिल्ड करना, सोशल स्किल्स डेवलप करना, ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि मेंटल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ के लिए। अब इसकी पॉइंट्स मैंने पहले ही इसीलिए बता चुकी है कि आपके क्या क्या रोल रहते हैं इनसे, आप कैसे इन चीजों पे आ सकते हैं अपने बच्चों का मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते। आपका बच्चा अगर अभी मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस आपने डाल दी, क्या होता है कि हमारी जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है उसके हमारे न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शन से हमारे हम जो रेगुलरली चीजें करते हैं उसके हमारे न्यूरल पाथवे होते हैं। हमने क्योंकि अचानक का बिहेवियर, बहुत से लोग कहते हैं उनसे एक्सरसाइज ही और हम इसे मेडिटेशन और ही लोग इसे इजीली कर ले। अच्छा भाई, ये है बिकॉज ऑफ न्यूरल पाथवे। हमने वो चीजों को बार बार इतनी रिपीटेशंस के साथ में कर लिया है कि उसका न्यूरल पाथवे मेरे ब्रेन में ऑलरेडी बन चुका है। अब वो चीज करने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, एफर्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उसको करना मुझे अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे होता है कि बार बार ये अच्छी हैबिट हम करते हैं ना, तो बच्चों के ब्रेन में वो साइंस जाता है, न्यूरल पाथवे बनता है, इनसे उसका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है कि कल को कोई अगर ऐसा स्ट्रेस आने वाला है, तो अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहा तो उसे इजीली डील करेगा। अदरवाइज यहाँ छोटी सी छोटी बातों के पीछे आप देख रहे हैं, इतनी सी बात हो जाती है, वो सुसाइड अटैक। तो इसमें बच्चों का इसीलिए कनेक्टेड रहना, मेंटल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग रहना, फैमिली एटमॉस्फेयर का अच्छा होना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की मैटर ही नहीं कर रही, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस पे सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। ये नहीं है इससे। आपको इतना बच्चे को स्ट्रांगली बना देना है कि वो किसी भी सिचुएशन से डील करे और आपको हर चीज आपके एटलीस्ट वो बता सके। जी, तो पेरेंटिंग को लेकर आज बहुत सारी बातें इस पॉडकास्ट की हमने जाना कि किस तरह से जो टेंडर एज होती है, जब बच्चों की ग्रोथ शुरू होती है और पेरेंट्स वर्किंग में होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के डेटर्स होते हैं, कौन-सी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी होती है, हमें करनी चाहिए, कौन-सी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ये हमने इस पॉडकास्ट में आज जानी और हमारी गेस्ट लवी मिश्रा जी जिन्होंने बहुत सारे पॉइंट पे डिटेल से हमें बात से बात की। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट का। थैंक यू सो मच।